तेंधा युक्त गुनगुना पानी लेना है और कम से कम 6 गिलास पानी लेना है और हम्म। शीघ्रता से जल पीना है जब तक कि वमन की इच्छा ना हो। ठीक है, वेरी गुड। अगर हम शीघ्रता से पानी ना पिए, ब्रेक करके पिए तो क्या होगा? और वो मतलब वॉमिट से नहीं निकल पाएगा। हम्म। ठीक है, क्रिया ठीक से नहीं हो पाएगी, है ना? जी। ब्रेक करेंगे तो फिर पानी जो है जितना हमने पिया वो पूरे तरीके से बाहर नहीं निकल पाएगा। नहीं। ठीक है, क्या बेनिफिट्स हैं नेहा जी, बताइए इसके। मैम, इसमें अधिक मात्रा में खाने वाला जो भोजन है, मतलब हम्म। कि हम अधिक मात्रा में खाते हैं ना भोजन, उसमें मतलब बेनिफिट होता है, वो बाहर निकल जाता है। और जो पेट में हमारा जो सड़ा हुआ भोजन होता है, जो बाहर नहीं निकल पाता है, वो भी अच्छे से निकल जाता है मल द्वार के द्वारा, ओके, ठीक है। क्या हठ प्रदीपिका में वमन का जो है वर्णन मिलता है, वमन धोती का? रेणु जी। वमन धोती का वर्णन हठ प्रदीपिका में किया गया है या नहीं? मेरी आवाज आ रही है रेणु जी? मैडम मैं बाहर हूँ। ओके ओके, कोई नहीं। सोनाली जी बताइए। जो बाहर हैं वो टाइप करते रहिए, ठीक है? बाकी लोग भी टाइप करिए मैसेज में। यस मैम। हाँ जी, वमन धोती का वर्णन हठ प्रदीपिका ग्रंथ में किया गया है या नहीं? धोती करके किया है लेकिन वमन नहीं शायद से। ओके, कौन से धोती का वर्णन मिलता है वहां पर? वस्त्र धोती। हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है, वहां पर वमन धोती नहीं मिलता, अलग से आपको गज करनी मिलेगा, किंतु स्वात्माराम जी ने उनको जो है गज करनी को 6 क्रियाओं में शामिल नहीं किया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, अब आता है हमारा दंड धोती। दंड धोती में हम कौन कौन से तने का यूज करते हैं, पलक जी बताइए। कैसे करते हैं हम दंड धोती? पलक जी आवाज आ रही है या आप लोग सो गए हैं? लगता है दोपहर का टाइम है तो। शोभा जी। ओके, बहुत बढ़िया, मैसेज केले आ रहे हैं। केले का तना, हल्दी का और चाट का यूज हाँ करते हैं जी, उसे। ठीक है। यस इससे मैम। हाँ जी, मैम पलक एक्चुअली जी मैं लाइब्रेरी में हूँ ना, तो इसलिए बाहर आना कोई पड़ नहीं, रहा। आप टाइप करिए, ठीक है? जी मैम। ओके, मंजू जी इसके बेनिफिट क्या है बताइए, दंड धोती के। मैम, पीत का बाहर निकलना और क्लेद का मुख से बाहर निकलना हम्म। और हृदय का जो रोग होता है उसका विनाश होता है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। ओके, आशा मैम बताइए जल नीति कैसे करते हैं? हाँ, नमस्ते मैम। पहले नमस्ते शुरू मैम। में हमारा स्वर कौन सा शुरू है, नाक का, तो वो देखना है। उसके बाद जलनीति शुरू करना है। जिस जो स्वर हमारा नाक का शुरू है, वहां से हमें एक पॉट लेना है। जलनीति पॉट मिलता है, उसमें गुनगुना पानी और थोड़ा सा नमक, हमारे अश्रु में जैसा थोड़ा सा नमक रहता है वैसा उतना नमक डाल के पानी, वो गुनगुना पानी उस पॉट में डाल के, जो स्वर शुरू है वहां से वो अ, हमारा राइट हैंड से हम कर रहे हैं, राइट स्वर शुरू है हमारा, तो राइट हैंड 45 में लेना है। उसके बाद उकड़ू बैठ के हमें ये जलनीति करना है। वैसे खड़े होके भी कर सकते हैं, लेकिन आगे थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। और राइट स्वर से शुरू है तो राइट स्वर से हमारा वो जलनीति पॉट का वो सामने वाला है वो उस अंदर डाल के लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पानी निकालना है। फिर लेफ्ट से डाल के राइट से निकालना है।
ओके मैम, श्वसन की क्रिया कहाँ से होगी? नॉस्ट्रिल से या फिर मुख से होगी? श्वसन हमारा मुख से होगा मैम। ओके, ठीक है। और इसके लाभ है हम्म। निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, सर्दी, साइनोसाइटिस, आँख कान गले के रोग भी कम हो जाते हैं इससे। ठीक है। और शीतलता भी हमारे यौवन भी आने लगता है। मिर्गी, माइग्रेन जैसे चिंता, क्रोध, अवसाद, ये सब कम हो जाते हैं। और अज्ञात चक्र भी जागृत हो जाता है इससे, यानी मदद हेल्प हो जाती है इससे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, सूत्र नीति कौन बताना चाहेंगे? ओके, प्रेरणा दी बताइए सूत्र नीति। मैम सूत्र नीति में जो सूत्र की लंबाई होगी, पहली बात तो इसका ध्यान रखना है 4 mm होगी। सॉरी, मोटाई लगभग 4 mm और जो लंबाई है वो 36 से 45 mm होगी। और जो इसमें जो सूत्र यूज होता है वो ज्यादातर 4, 5 या 6 नंबर का होता है। उकड़ू आसन में बैठा जाता है या फिर खड़े होकर कर सकते हैं इसको। जिस नासिका से श्वास का प्रवाह हो रहा होता है अधिक होता है, उसी ओर से सूत्र को नाक से डालते हैं और मुंह से निकालते हैं। और इसको जो है जल नेति के पूर्व किया जाता है, जल नेति से पहले किया जाता ओके, ठीक है। है। हट प्रदीपिका में कितनी इसकी बताई गई है लंबाई और चौड़ाई जो है? 9। 9। भी 10 भी। 9 क्या है, इंच है कि फिट है? 9 मैम शायद इंच तो नहीं है। फिर क्या होगा? 9 इंच लंबी। इंच इंच तो हाँ, बहुत छोटा होता है। इंच में है वो प्रेरणा दी। 9 अच्छा, इंच या फिर एक हाँ ठीक है विकल्पी ठीक या फिर हाँ, या एक बिलाद या फिर 12 अंगुल। ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है। शीत क्रम कपाल भाती कैसे करते हैं? सोनाली जी बताइए। यस मैम। शीत क्रम कपाल शीतक्रम भाती। शीतक्रम कपालभाति नमकीन जल को मुख से पूरक और नासिका से रेचक करते हैं। ओके, ठीक है। व्युत्क्रम में और क्या करेंगे हम? वित्त में उसका उल्टा करेंगे, उसे नासिका से पूरक और मुख से रेचक। ठीक है। लाभ क्या है इसके? राशि जी बताइए। ओके ओके, ठीक है सोनाली साइनस जी। से मैम, साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम में बेनिफिट होते हैं और कफ की शुद्धि करता है ये, और फेस के स्ट्रेस को भी कम करता है। ओके, ठीक है। मोस्टली जो है वो कफ दोषों को दूर करता है। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप सबको याद है। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसी आशा है मेरी, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए कंटिन्यू। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं बताइएगा। चलिए, नोट्स भी बना रहे हैं ना? मैं कल परसों में चेक करूंगी नोट्स। और सैटरडे को आप लोगों की टेस्ट होगी। ठीक है, तो टेस्ट की भी तैयारी करते रहिएगा। ओके, स्क्रीन विजिबल है? नो मैम। अभी? यस मैम। यस मैम। चलिए, ठीक है। वॉइस ठीक है ना? पीछे से ज्यादा आवाज तो नहीं आ रही? ठीक है मैम। चलिए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। कल हमने देखा था, कल की क्लास में हमने सिलेबस देखा था कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। और उसके बाद फिर हमने कर लिया था वमन धोती, वस्त्र धोती और दंड धोती। ये जो तीनों धोती है किस धोती के अंतर्गत आता है? नाम बताइए आप लोग। तीनों जो धोती है घेरण संहिता के अनुसार किस धोती के अंतर्गत आता है?
दंड धोती। दंड धोती तो प्रकार हो गया ना, दंड धोती, वमन धोती। हृदय धोती। हाँ, हृदय धोती के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए। फिर हमने कल देख लिया था जल नीति, सूत्र नीति भी कर लिया था। फिर हमने कपालभाति के टाइप देखे थे, वात क्रम, व्युत क्रम और सेव क्रम। ठीक है, फिर आज हम देखेंगे संख प्रक्षालन, अग्निसार की क्रिया, नौली और त्राटक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संख प्रक्षालन। संख प्रक्षालन करना कैसे है? चलिए, किसी ने किया है संख प्रक्षालन? अभी तो कॉलेज वगैरह में मास्टर आप कर रहे होंगे, डिप्लोमा वगैरह किए होंगे तब। लघु किया है मैम। ओके, कैसे करते हैं बताइए जरा। उसमें 2 ग्लास पानी पीना है और वो जो 5 और 6 आसन बताए गए हैं वो बारी बारी से करने हैं और फिर 2 ग्लास पानी पीना है, फिर वो आसन रिपीट करने हैं। ऐसे 3 बार 6 ग्लास या 8 ग्लास पानी पीकर वो पूरा करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो लघु संख प्रक्षालन में वही होता है कि हम 6 से 8 गिलास पानी पीते हैं और पूर्ण संख प्रक्षालन में 16 गिलास पानी पीना होता है। ठीक है, 16 या किसी को ज्यादा, जिसका बॉडी जो है पानी ज्यादा अब्जॉर्ब करता है तो वो 20 ग्लास तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंस है क्या, लघु संख प्रक्षालन और पूर्ण संख प्रक्षालन में। ठीक है, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। 5 आसन इसमें होते हैं, वो करने होते हैं। तो उन 5 आसनों का नाम आप सीक्वेंस में याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में सीक्वेंस में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर संख प्रक्षालन के लिए क्या क्या विशेषता बताई गई, करना कैसे है और क्या इसके बेनिफिट है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि अभ्यास के पूर्व संध्या, यानी कि जब हमको अभ्यास करना है उसके एक दिन पहले, वो भी शाम के समय पर, हल्का और अर्ध तरल भोजन लेना चाहिए। यानी कि हल्का और जो लिक्विड फॉर्म में भोजन होता है उसको लेना चाहिए, करना चाहिए। जैसे खिचड़ी हो गया या सूप वगैरह या जूस वगैरह आप ले सकते हैं इसको करने से पहले। ठीक है, वो भी एक दिन पहले शाम के समय। अभ्यास के पूर्व कोई आसन या शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब हमको अभ्यास करना है, जिस दिन हमको अभ्यास करना है उसके सुबह टाइम पर हमको किसी भी प्रकार की कोई आसन नहीं करना है, ना ही किसी प्रकार का शारीरिक श्रम करना है जिससे शरीर को थकान महसूस हो। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला गया है कि अभ्यास के 45 मिनट पश्चात मूंग दाल की खिचड़ी का घी के साथ सेवन करना है। ठीक है, जब हमारा संख प्रक्षालन का अभ्यास हो जाएगा, जब हम पूरी क्रिया कर लेंगे, उसके पश्चात 45 मिनट हमको विश्राम करना है और विश्राम करने के पश्चात फिर हमको जो है क्या करना है, मूंग दाल की खिचड़ी खानी है। वो भी कैसे, घी के साथ, घी उसमें पूरा तैरता हुआ नजर आए वैसा वाला खिचड़ी हमको खाना है। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा नमक की मात्रा कम होनी चाहिए और आप उसमें चाहे तो हल्दी भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो 45 मिनट तक हमको कुछ भी उसमें खाना नहीं है और विश्राम करना है। विश्राम करना है तो उसमें सोना भी नहीं है हमको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर 2 गिलास करना कैसे यहाँ पे बता रहे हैं, तो 2 गिलास नमकीन गुनगुना पानी पीकर गत्यात्मक रूप से 5 आसनों का क्रम से 8 बार अभ्यास करना है। ठीक है, तो क्या करना है, अब इसकी विधि पहले समझ लेते हैं फिर बाकी चीजें हम देखेंगे। तो संख प्रक्षालन में क्या करना होता है, जब इस क्रिया को कर रहे होते हैं उसके पहले एक दिन पहले हमको जो है हल्का भोजन लेना है। ठीक है, हल्का भोजन लेने के पश्चात जिस दिन इस क्रिया को प्रारंभ करनी है उस दिन हमको ना तो कोई आसन करना है और ना ही किसी प्रकार का शारीरिक श्रम करना है जिससे हमारे शरीर में थकान महसूस हो। तो ऐसा कोई भी कार्य हमको नहीं करना है। जब इस क्रिया को प्रारंभ करेंगे तो क्या करना है, हमको पहले 2 गिलास गुनगुना पानी लेना है, वो भी कैसा, नमकीन यानी कि सिंधा नमक युक्त होना चाहिए। ठीक है, और उस पानी को क्या करना है, हमको बिना रुके कंटिन्यू पीना है। ठीक है, तब तक पीना है जब तक जो पानी है वो आंतों में ना चला जाए। इसमें भी वही है कि रुक रुक कर हमको पानी नहीं पीना है, जल्दी जल्दी पानी पीना है। और पानी पीने के पश्चात जो 5 आसन बताए गए हैं, 5 आसन कौन कौन से हमको करने हैं, तो पहला हमारा उसमें आता है ताड़ासन। ताड़ासन के बाद फिर आता है हमारा, कौन सा करते हैं, ताड़ासन के बाद तिर्यक ताड़ासन। हाँ जी, तिर्यक ताड़ासन के बाद फिर कौन सा करना होता है, कटी चक्रासन। ओके, कटी चक्रासन के बाद फिर
तिर्यक भुजंगासन, उद्राकर्षण। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये 5 आसन हमको करने हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंग तिर्यक भुजंगासन और उद्राकर्षण। ठीक है, तो 2 गिलास पहले पानी पीना है, बिना रुके पानी पीना है, और पानी पीने के बाद उन 5 आसनों को करना है। उसके बाद फिर से 2 गिलास पानी पीना है, फिर उन आसनों को करना है, और आसन करने के बाद हमको क्या करना है, शौचालय जाना है मोशन के लिए। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, मोशन हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो आपको आना है फिर से वापस, और फिर से पानी पीना है, फिर आसन करना है, और फिर से शौचालय जाना है। ठीक है, फिर आना है, फिर करना है। इस तरीके से आपको जो है 16 से 20 गिलास पानी पीना होता है पूर्ण संघ प्रक्षालन में। अगर आप लघु संघ प्रक्षालन कर रहे हैं तो 6 से 8 गिलास पानी पीना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करते रहना है क्रम वाइज, और तब तक करना है जब तक पूरे आपकी जो आंतें हैं, जो पेट है, वो पूरी तरीके से खाली ना हो जाए। ठीक है, और खाली कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि अब हमारा जो पेट है वो साफ हो गया है? जब तक जो है प्योर वाटर, यानी कि जो पूरा पानी जो है वो एकदम साफ ना निकले, तब तक आपको इस क्रिया को करते रहना है। ठीक है, जैसे ही साफ पानी निकलने लगे फिर आपको इस क्रिया को बंद कर देना है। ओके, तो इस तरीके से इस क्रिया को करनी है। फिर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कहा गया है, जब तक आंत पूरी तरह से खाली ना हो जाए तब तक अगले चक्र से पूर्व 2 गिलास पानी का सेवन करते रहना है, पानी पीना है, फिर 5 चक्र आसन करने हैं, और उसके बाद फिर से आपको टॉयलेट के लिए जाना है, फिर उसके बाद आना है, फिर पीना है, फिर करना है आसन, और फिर से जाना है। तब तक करना है जब तक कि पेट पूरी तरीके से साफ ना हो जाए। ठीक है, फिर यहाँ बोला जा रहा है आंतरिक सफाई के 10 मिनट पश्चात क्रमशः कुंजल और जल नीति करना है। जब हमारी संघ प्रक्षालन की क्रिया हो जाए उसके बाद फिर हमको कुंजल और जल नीति करना है। जब तक हम कुंजल और जल नीति नहीं करेंगे तब तक हमारी ये क्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आवश्यक है कि जब संघ प्रक्षालन की क्रिया हो जाए कंप्लीट, उसके बाद क्या करना है, कुंजल और जल नीति करना है। ऋतु परिवर्तन के समय इसका अभ्यास ना करें, अभ्यास सर्वोत्तम होता है। ठीक है, इसका जो समय बताया गया है कि कब कब इसको करना है, तो इसको बोला जाता है कि साल में 2 बार करना उत्तम होता है। ठीक है, ऋतु परिवर्तन के समय, जैसे कि अभी ऋतु परिवर्तन हुआ, पहले अभी क्या था, ठंड चल रहा था, अब ठंड से थोड़ा थोड़ा गर्मी आने लगी है ना, तो इस टाइम पे कर सकते हैं। उसी प्रकार जब बारिश होती है ना, फिर बारिश बंद होने का समय आता है और धीरे धीरे हल्की सी ठंड जो है शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, उस टाइम पे करना जो है बेटर माना जाता है। जैसे कि मार्च में, और दूसरा एक हो गया सितंबर में। इस टाइम पर जब आप संघ प्रक्षालन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। ठीक है, तो वर्ष में 2 बार करें, इससे अधिक आपको जो है संघ प्रक्षालन नहीं करना है। ठीक है, फिर ज्यादा अति भी करते हैं तो क्या होता है, वो नुकसानदेह होता है ना। ठीक है, तो ये क्रिया समझ में आई आप लोगों को? क्या करना है, जब अभ्यास हमको संघ प्रक्षालन की क्रिया करनी है तो उसके पूर्व एक दिन पहले संध्या के समय हमको हल्का और अर्ध तरल भोजन लेना है। ठीक है, और जब इस क्रिया को प्रारंभ करेंगे उससे कुछ देर पहले हमको ना तो किसी प्रकार का शारीरिक श्रम करना है और ना ही किसी प्रकार का आसन करना है। ठीक है, फिर अभ्यास करने के दौरान हमको क्या करना है, सेंधा नमक युक्त गुनगुना पानी 2 गिलास पीना है। फिर क्या करना है, हमको 5 आसन करने हैं। 5 आसन करने के पश्चात हमको तुरंत जाना है शौचालय के लिए, फिर वापस आना है, फिर 2 गिलास पानी पीना है, फिर से उस क्रिया को करनी है ना, जो आसनों का सीक्वेंस बताया गया है वो करना, फिर से जाना है। तो इस क्रिया को तब तक करना है जब तक हमारे आंतों से पूरा साफ पानी ना निकल जाए। ठीक है, और जब आंतों की सफाई हो जाए, ये क्रिया कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हमको क्या करना है, कुंजल और जल नीति करना है। ठीक है, जब आप वहां पर घेरन संहिता में इसे पढ़ेंगे तो वहां पर जो है ना, इसका कलर भी बताया गया है कि प्रारंभ में करते हैं तो थोड़ा सा मल कैसा निकलता है, पतला सा होता है ना। उसके बाद फिर जब आप मतलब उसको करते जाएंगे तो फिर वो क्या बोलते हैं, उसके जो है छिलके होते हैं वो निकलते हैं, है ना। फिर काला भूरा ये रंग वहां पर बताया गया है कि पहले काला, फिर भूरा, फिर गुलाबी, इस तरीके से जो है पानी बाहर निकलता है ना, मल के साथ। और जब पूरा एकदम पेट साफ हो जाता है उसके बाद फिर हमको क्या करना होता है, इस क्रिया को रोक देना होता है, और उसके बाद फिर हमको कुंजल और जल नीति करना होता है। ठीक, फिर उसके बाद जब इस आसन को करते हैं उसके बाद हमको 45 मिनट तक विश्राम करना है।
ठीक है, कुछ भी खाना पीना नहीं है, ना ही अधिक चलना फिरना होता है, ना ही किसी से ज्यादा बात करना होता है। केवल विश्राम की स्थिति में, शवासन की स्थिति में मतलब रहते हैं। ठीक है, और शवासन की स्थिति में भी हैं तो हमें सोना भी नहीं है ना। सोएंगे तो फिर क्या होता है, ऐसे सोने से जो क्रिया है वो लाभदायक नहीं होगी, है ना। और कभी कभी ऐसे लगता है इसको करने के बाद कि क्योंकि हम तो गुनगुना पानी पीकर कर रहे होते हैं ना, तो शरीर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ रहा होता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इस क्रिया को करने के पश्चात फीवर भी आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि फीवर उसमें आता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रिया हमको कब करनी चाहिए, और वर्ष में 2 बार करनी चाहिए, एक तो मार्च के समय और एक सितंबर के समय। ठीक है, बहुत अधिक सर्दी है, बहुत अधिक ठंड है, उस समय भी इस क्रिया को वर्जित कहा गया, यानी कि इस क्रिया को नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बेनिफिट देखते हैं क्या क्या है। लाभ बताया गया है यहाँ पर कि आंत की ये पूरी तरीके से सफाई करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, रक्त शुद्ध करता है, यानी ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ठीक है, मधुमेह, डायबिटीज, मोटापा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, एलर्जी, गठिया, दमा, सर्दी, खांसी, साइनोसाइटिस, चर्म रोग, मुहासे आदि में भी ये लाभदायक है। बोलते हैं कि शंख प्रक्षालन करने के बाद चेहरे में एकदम ग्लो आ जाता है। ठीक है, चमक आ जाती है इस क्रिया को करने के पश्चात। और साथ ही साथ हाई लिपिड के योगोपचार के रूप में भी ये सहायक है। हाई लिपिड यानी कि बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल या फिर वसा की मात्रा जो है अधिक बढ़ गई है, तो उसमें भी ये बेनिफिट है शंख प्रक्षालन। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये 5 इसके बेनिफिट बताए गए हैं, लाभ बताए गए हैं, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आंतों की पूरी सफाई करती है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, रक्त को शुद्ध करता है, मधुमेह बताया गया, मोटापा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, एलर्जी, दमा, सर्दी खांसी, साइनोसाइटिस, चर्म रोग और मुहासे, जैसे कि पिंपल बहुत हो जाते हैं चेहरे पर, है ना, हर तरफ से दाने वगैरह निकलने लगते हैं, तो वो सारी चीजें भी खत्म हो जाती हैं। और हाई लिपिड के योगोपचार में भी ये सहायक है शंख प्रक्षालन। ठीक है, और इस जो क्रिया है उसको भी गुप्त रखनी चाहिए, है ना, गुप्त रखने की बात कही गई है, लेकिन आज के समय के अनुसार जिसको जिसको जरूरत है तो उसको ये क्रियाएं करानी पड़ती है। ठीक है, थेरेपी के रूप में। ओके, ठीक है, तो ये समझ आया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछें, फिर आगे बढ़ते हैं हम। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, ठीक है, बीच में बोला कीजिए, देखिए कोई सो तो नहीं रहे ना, नींद तो नहीं आ रही, क्योंकि ये टाइम ही होता है नींद का, तो सोना नहीं है। ठीक है, अच्छे से आप लोग इसको सुनिए। ओके, आगे बढ़े फिर। यस मैम। यस मैम। मैम ओके, चलिए, और ये जो 5 आसन है इनका क्या क्या इफेक्ट होता है बॉडी पर ये देख लेते हैं। तो हमने ये 5 आसन पढ़ा है, ये 5 आसन शंख प्रक्षालन में करना आवश्यक है। पहला दिया गया है ताड़ासन, ये आप डायग्राम में भी देख रहे हैं ताड़ासन किस तरीके से करना होता है, मेन ये है जो हमारा। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा तिर्यक ताड़ासन। तो ताड़ासन जो है वो हमारे बॉडी पर अमाशय और मेन जो वृदांत है यानी कि कोलोन है उस पर इफेक्ट डालता है। ठीक है, तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन का प्रभाव जो है छोटी आंत और कोलोन पर पड़ता है। कटी चक्रासन का भी स्मॉल इंटेस्टाइन पर इफेक्ट पड़ता है। फिर तिर्यक भुजंगासन, ये भी जो है हमारे इंटेस्टाइनल कैविटी यानी कि जो आते हैं, जो गुहा है, उस पर प्रभाव डालता है, साथ ही कोलोन और मलाशय पर भी ये जो है दबाव डालता है। ठीक है, जिससे स्टूल जो पास है वो आसानी से होता है। उत्तराकर्षण, उत्तराकर्षण का भी प्रभाव जो है हमारे आंतों की गुहा पर, वृदांत पर यानी कि कोलोन पर और मलाशय पर पड़ता है। ठीक है, इस पर वो इफेक्ट डालता है जिससे मल जो है आसानी से पास हो जाए, बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आप अच्छे से याद रखेंगे, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उत्तराकर्षण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम फिर। जल नीति और सूत्र नीति हमने कल कर लिया था, कपालभाति भी हो चुका है हमारा। अब आते हैं हम अग्निसार की क्रिया। अग्निसार क्रिया करनी कैसे है ये देखते हैं। वज्रासन या पद्मासन में बैठकर हमको इस क्रिया को करनी होती है। ठीक है, ये आसन याद रखेंगे, या तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या पद्मासन में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें बैठकर इस क्रिया को कर सकते हैं।
फिर हमको इसमें क्या लगाना है, जालंधर बंध लगाना है और मणिपुर चक्र पर ध्यान करना है। ठीक है। प्रारंभ में उदर को 10-10 बार अंदर बाहर करते हुए 3 चक्र तक अभ्यास करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 10-10 बार अपने उदर को अंदर और बाहर करेंगे, श्वासों को इनहेल एक्सेल करेंगे। उसके बाद फिर वायु का पान करते हुए 100 बार उसको उदर में क्या करना है, घुमाना है और साथ ही साथ संकुचन और विस्तार करना है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करना है। ठीक है। तो अग्निसार की क्रिया कैसे करनी है, प्रारंभ में हमको उदर को 10 बार अंदर बाहर करना है। इस प्रकार से 10 बार अंदर और बाहर हमको कितने बार करना है, 3 बार करना है, यानी कि 3 चक्र करना है। ठीक है। उसके बाद फिर अंतिम में हमको 100 बार तक उदर का संकुचन और विस्तार करना है। इस प्रकार से अग्निसार की क्रिया की जाती है। और कि कौन से आसन में की जाती है, वज्रासन या पद्मासन में बैठकर करने के लिए बोला गया है। और जो वज्रासन में या फिर पद्मासन में नहीं बैठ सकता, वो सुखासन में भी बैठ के इस आसन को कर सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप वज्रासन और पद्मासन याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। 100 बार घुमाने के लिए ये घिरण संहिता ग्रंथ में भी बोला गया है। ठीक है। इसके लाभ देखते हैं क्या करता है ये। तो भूख को बढ़ाता है, यानी जठराग्नि प्रदीप्त करती है, पाचन संबंधी रोगों को नष्ट करता है, पंच प्राण को उत्प्रेरित करता है, उदासी आलस्य सुस्ती इनको दूर करता है। ठीक है। तो भूख को बढ़ाता है, पाचन संबंधी रोगों को नष्ट करता है, पंच प्राण को उत्प्रेरित करता है। पंच प्राण कौन कौन से हैं हमारे, बताइए। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ओके, वेरी गुड। ठीक है। तो समान वायु का स्थान कहाँ पर होता है, पूरे शरीर में। नहीं, नाभि नाभि में समान का। ठीक है। अलग अलग ग्रंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग बताया गया, लेकिन अगर कॉमन रूप में हम देखें तो समान वायु का जो स्थान है नाभि में बताया गया। ठीक है। तो इसलिए हम जब अग्निसार क्रिया करेंगे तो मणिपुर चक्र पर हम ध्यान करेंगे। क्यों, क्योंकि ये पाचन से संबंधित रोगों को नष्ट करता है और ये अग्निसार की क्रिया पेट से ही संबंधित है। ठीक है। तो करना किसमें है, हमको वज्रासन या पद्मासन में बैठकर करना है, जालंधर बंध लगाना है, तत्पश्चात मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाना है और उसके बाद प्रारंभ में 10 बार अंदर बाहर करना है अपने उदर को, 3 चक्र तक करना है और उसके अंतिम में फिर 100 बार उसको उदर को संकुचन और विस्तार करना है। ठीक है। क्लियर है अग्निसार की क्रिया। यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। ओके, साथ ही साथ आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा ना। अब आते हैं नौली। नौली में देखते हैं यहाँ पर मध्यम नौली बताया गया है, कैसे करना है। देखिए मध्यम नौली, वाम नौली, दक्षिण नौली और भ्रमर नौली, ये नौली के ही प्रकार हैं। ठीक है। इसको कैसे करना होता है, तो हठ प्रदीपिका में क्या बताया गया है, आप लोग आ गए हैं। ये जो 6 क्रियाएं हैं कौन से उपदेश में दिया गया है, इसका वर्णन कौन से उपदेश में मिलता है, हठ प्रदीपिका में 6 क्रियाओं का वर्णन कौन से उपदेश में किया गया है हठ प्रदीपिका में। दूसरे उपदेश में। दूसरे में है मैम। ओके, कौन से श्लोक से शुरू होता है, श्लोक नंबर बताइए। मैम एग्जाम सेट क्रिया तो 21 श्लोक से होती है। छठ क्रिया का वर्णन कौन से श्लोक नंबर पर दिया गया है, देखिए श्लोक नंबर भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये भी याद होना चाहिए, बताइए। हाँ, 21 कौन बोल रहे थे, मैम हम इन्होंने नेहा। बोल, हाँ जी नेहा जी। 21 है या फिर 22 है, मतलब मैम उसमें बताया गया है कि 21 में अब हम सेट क्रियाओं का अभ्यास स्टार्ट कर रहे हैं ऐसा। ओके। 22 है, 22। ठीक है नेहा जी, 21 में बताया गया है और 22 से जो है श्लोक दिया गया है। धौती बस्ती तथा नेति त्राटकम नालिकम तथा कपाल भाति चैतानी सटकर्माणी प्रचक्षते। ठीक है। वहीं आप घेरण संहिता में पढ़ेंगे कि लौली की जो है, यानी कि वहां पर नौली को लौली की कहा गया, तो वो पहले आएगा और फिर त्राटक आएगा। ठीक है। चलिए, तो ये मध्यम नौली का यहाँ पर वर्णन दिया गया है। करना कैसे है, तो अगर हम हठ प्रदीपिका ग्रंथ के अनुसार देखें तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि वहां पर कंधे को हमको हल्का सा झुकाना है
और झुकाकर पेट को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं तेजी से हमको घुमाना है भवरे की तरह। ठीक है, यानी कि भवरे बोलते हैं, सॉरी, मतलब उसको राउंड घुमाना है पूरा। तो ये हो गया हमारा नौली। दाएं से पहले वहां पर बताया गया, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं शीघ्रता से हमको घुमाना है। ठीक है, इस क्रिया को कहते हैं क्या? नौली कहते हैं। लाभ क्या बताया गया है? तो यहाँ बोला गया है कि पेशियां, जो मसल्स होते हैं, स्नायु, आंत, पाचन, प्रजनन, मूत्र एवं उत्सर्जक अंगों सहित संपूर्ण उदर की मालिश और पोषण होती है। ठीक है, क्या होता है कि जब हम नौली की क्रिया करते हैं तो ये जो हमारे मसल्स हैं, है ना, जो हमारे इंटेस्टाइन वाले पार्ट हैं, स्टमक वाले जो पूरे एरिया हैं, उनकी मालिश होती है और वो पोषित होते हैं। दूसरा यहाँ पर बताया गया है अवसाद, मधुमेह, शक्तिहीनता एवं भावनात्मक असंतुलन दूर होता है ना। अवसाद जो है डिप्रेशन की जो समस्या हो जाती, जो डायबिटीज है ना, जिसको लगता है कि मेरे शरीर में कुछ एनर्जी ही नहीं है ना, लो फील करते हैं। और भावनात्मक असंतुलन यानी जो विचारों की असंतुलन, यानी कि जो विचारों की क्या बोलेंगे, इम्बैलेंस होता है ना, विचार आते जाते हैं नेगेटिव फॉर्म में, तो वो सारी चीजें जो है वो दूर होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर दो इसके बेनिफिट बताए गए हैं, दो मतलब पॉइंट दो दिए गए हैं, बहुत सारे इसके हैं कि हमारे जो स्टमक वाले पार्ट है उनकी मालिश और पोषण होती है, और अवसाद, मधुमेह, शक्तिहीनता एवं भावनात्मक असंतुलन दूर होते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है नौली? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्रिया आता है हमारा त्राटक। चलिए, त्राटक कैसे करते हैं आप लोग बताइए। आप लोगों ने सभी ने किया होगा ना त्राटक? करते कैसे हैं त्राटक? मैम किसी एक चीज पे फोकस करते हैं, वहां पर अपनी मतलब फोकस करते हैं वहां पर, वो तब तक अपनी आंखों को नहीं झपकाते हैं जब तक आंखों से आंसू ना निकल जाए, और उस पर फोकस करते हैं। ये किसी या तो अंधेरे कमरे में करते हैं, या मतलब कैसे भी कर सकते हैं अंधेरे कमरे में से। ठीक है, कोई भी हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य पर हम क्या करते हैं, कंटिन्यू ध्यान लगाते हैं। वो लक्ष्य हमारा एक छोटा सा बिंदु हो सकता है ना, दिए की बाती हो सकती है, या फिर सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कहीं पर भी क्या बोलते हैं, ध्यान लगाएं, और तब तक हमको उस लक्ष्य को एक तक देखना है जब तक हमारे आंखों से आंसू ना बह जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है त्राटक के लिए। सर्वोत्तम समय इसका बताया गया है उषा काल या गोधूली बेला, जब पेट खाली रहता है तब इस क्रिया को करना चाहिए। उषा काल क्या है? उषा काल का समय किसे बोला जाता है? बताइए बताइए आप लोग, सुबह का साथी जी। टाइम 4 से 5 बजे तक। ठीक है, जैसे कि सूर्य मतलब उदय होता है तो हल्का सा जो लालिमा युक्त समय रहता है ना, मौसम उस टाइम पे रहता है, उसको बोला जाता है। ठीक है, और गोधूली बेला क्या है? शोभा जी बताइए। क्या मैम, एक बार और रिपीट करें। गोधूली बेला किसे बोलते हैं? शाम के टाइम। हमारे जो सोने से पहले वाला जो टाइम होता है। हाँ जी, शाम के टाइम किसने बोला? हाँ, यस मैम, शाम के टाइम 5 से 6 बजे से करीब। है ना, जो हाँ ठीक है, जो शाम का समय होता है उसको गोधूली बेला बोला जाता है ना, जो प्रदोष काल ऐसे बोलते हैं ना, वो गोधूली बेला का समय होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जब हमारा पेट खाली होता है तब इस क्रिया को करनी चाहिए। करना कैसे? प्रारंभ में 1-2 मिनट, जो भी हमारा लक्ष्य है, चाहे वो दिए की बाती हो या कोई बिंदु हो, जो भी हम अपना लक्ष्य बना रहे हैं, उसको क्या करना है, प्रारंभ में 1 से 2 मिनट तक के कंटिन्यू देखते रहना है। ठीक है, प्रारंभ में 1 से 2 मिनट करना है, फिर बाद में आप जो है उसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इससे अनिद्रा और मानसिक तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, रात में सोने से पूर्व 10 से 15 मिनट तक इसका अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, जिसको नींद नहीं आती है ना, अनिद्रा, इंसोम्निया को मतलब इंसोम्निया का जिसको प्रॉब्लम है, या मानसिक तनाव, जो बहुत मेंटल स्ट्रेस ले लेते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, रात में सोने से पूर्व 10-15 मिनट तक इस क्रिया को करनी चाहिए।
उससे क्या होगा, अच्छी नींद आएगी और जो मानसिक तनाव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, क्या करना है, आसन और प्राणायाम, इसका जो क्रम बताया गया है कि इसको करना कब है त्राटक को, तो आसन और प्राणायाम के पश्चात तथा जप और ध्यान से पूर्व करना है। पहले क्या किया हमने, आसन किया, फिर प्राणायाम कर लिया, प्राणायाम के पश्चात हम त्राटक की क्रिया करेंगे और उसके बाद फिर हम जप और ध्यान करेंगे। ठीक है, तो आसन और प्राणायाम के पश्चात जप और ध्यान से पूर्व हमको इस क्रिया को करनी है। ठीक है, तो क्या क्या करना है इसको, जो समय बताया गया है करने के लिए, या तो आप ब्रह्म स्क्रीन मुहूर्त नहीं में दिख उषा काल के, स्क्रीन नहीं दिख रही है रही, अभी दिखाई दे। सब, ओके ओके ठीक है। ठीक है, तो क्या करना है हमको, या तो हम इसे सुबह कर सकते हैं, है ना, उषा काल में या ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर, या फिर हम गोधूली बेला में शाम के समय। और जिनको नींद नहीं आती या फिर और मानसिक तनाव या किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, या उनकी एकाग्र शक्ति कम है, ध्यान नहीं लगता है ना, तो वो लोग जो है सोने से पहले 10-15 मिनट इसका अभ्यास करें, उसके बाद फिर सो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करने से जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और इसका सीक्वेंस बताया गया है कि करना कैसे है, तो आसन और प्राणायाम के पश्चात और जप और ध्यान से पहले इस क्रिया को हम कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या लाभ होते हैं इसके देखते हैं। नेत्र रोग दूर होते हैं। ठीक है, तनाव, चिंता, है ना, अवसाद यानी कि जो टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, तो इन सब से जो है मुक्ति मिल जाती है, यानी कि ये जो दोष है वो दूर हो जाते हैं। तंत्रिका तंत्र मजबूत होती है, हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो मजबूत होती है। स्मरण शक्ति मजबूत होती है, जो याददाश्त, हमारी जो मेमोरी पावर है वो स्ट्रांग होती है। और साथ ही साथ आज्ञा चक्र क्रियाशील होता है, अर्थात आज्ञा चक्र जो है एक्टिव हो जाता है हमारा। ठीक है, तो ये लाभ बताए गए हैं। नेत्र रोग दूर होता है, तनाव, चिंता, अवसाद, अनिद्रा आदि से जो है मुक्ति मिलती है या दोष दूर हो जाते हैं। तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है, स्मरण शक्ति मजबूत होता है, और आज्ञा चक्र जो है वो क्रियाशील हो जाती है। ठीक है, हठ प्रदीपिका में क्या कहा गया है त्राटक के लिए, बताइए। दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है इससे। ना ना, दिव्य दृष्टि नहीं बोला गया वहां पर। दिव्य दृष्टि तो और किसी के लिए बोला गया है। कौन सी क्रिया के लिए बोला गया, बताइए। सूत्र नीति के लिए शायद से। मैम इसमें शायद वो सोने की पिटारी सोने से पेटी के संबंधित समान। किया गया। हाँ जी, सोने की पेटी के समान इसकी रक्षा करनी चाहिए, गोपनीय रखनी चाहिए इसे। और साथ ही साथ ये बोला गया है कि नेत्र रोग दूर होते हैं, है ना, तंद्रा नहीं आती है। ठीक है, लगता है ऐसा है कि दिव्य दृष्टि प्रदायिनी है ना त्राटक, लेकिन यहाँ पर उल्लेख नहीं है। दिव्य दृष्टि प्रदायिनी किसे कहा गया है, नेति के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो है हमारी आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाती है। तो दो चीजें वहां पर बताई गई हठ प्रदीपिका में। एक तो बोलते हैं क्या कि हमारा जो है नेत्र रोग दूर होता है, और साथ ही साथ इसे सोने की पिटारी के समान जो है इसकी रक्षा करनी चाहिए, है ना। ठीक है, संस्कृत में क्या वर्ड इसके लिए यूज किया गया है, सोने की पेटी के लिए। साथ ही साथ जिसको निद्रा बहुत आती है, अधिक नींद आती है, दोपहर में भी सो रहे हैं, सुबह भी सो रहे हैं, शाम भी सो रहे हैं, किसी भी टाइम पे सुला दो सो ही जा रहे हैं, बस करना कुछ नहीं है, तो वो लोग जो है त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा नींद है ना, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, तो वो आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो क्या कहा गया है, संस्कृत वर्ड हाटक पेटकम कहा गया है ना, सोने की पेटी की भांति इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो दोनों याद रखिएगा, संस्कृत वर्ड भी याद रखिएगा और हिंदी वर्ड भी। ठीक है, ताकि आए ऑप्शन में तो आप उसे लगा सकें। नहीं तो हाटक पेटकम देख रहे हैं तो पता चला यार हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हमने तो देखा नहीं, आ कहाँ से गया। ठीक है, और इसी तरीके से हट रत्नावली में वहां पर कहा गया है, आई थिंक रत्न कंडकम, इस तरीके से वहां पर कहा गया, यानी कि रत्न की पिटारी की भांति इसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। क्लियर है ये त्राटक। से बताइए, हाँ, हट्टे रत्नावली में क्या। हट रत्नावली में रत्न कंडकम कहा गया है, यानी कि रत्न की पेटी के समान जो है इसकी रक्षा करनी चाहिए। हट प्रदीपिका में सोने की पेटी, तो हट रत्नावली में रत्न की पेटी के समान। ठीक है,
और हट प्रदीपिका में ना रत्न की पेटी के समान रक्षा करनी चाहिए किसकी, ये मुद्राओं के लिए कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब आप मुद्रा थर्ड उपदेश पढ़ेंगे तो वहां पर ये आएगा। ओके, आगे बढ़े फिर। यस मैम। यस मैम। चलिए, क्या बोल रहे हैं? चलिए, अब हम देखते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार तो आप सभी को पता है कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप होते, कितने स्टेप होते हैं इस पे सूर्य नमस्कार में? ओके, कौन कौन से, चलिए आप ही लोग बताइए, नाम बताइए। 12 स्टेप के नाम कौन बताएगा? राशि जी। हाँ जी मैम। सबसे पहले नमस्कार करते हैं, फिर हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, भोजन के बाद फिर पर्वतासन, अश्व संचालन, अश्व संचालन के बाद फिर हस्तोत्थानासन, नहीं पादहस्तासन, फिर हस्तोत्थान आसन, फिर बलाश्व नमस्कार। ठीक है, मंत्र किसको किसको याद है सूर्य नमस्कार के? मुझे आती है मैम। हाँ बताइए। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम रेम भाणवे नमः, ओम रोम खगाय नमः, ओम रम पुष्णे नमः, ओम राम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम रीं मरीचे नमः, ओम रूम आदित्याय नमः, ओम रेम सवित्रे नमः, ओम रोम अर्काय नमः, ओम रम भास्कराय नमः। वेरी गुड, बढ़िया। ठीक है, इसी तरीके से इन मंत्रों को भी याद रखना है। ठीक है, मंत्रों का भी सीक्वेंस पूछा जाता है, कभी पूछते हैं। अभी की एग्जाम में आया था कि 5वें नंबर का मंत्र कौन सा है। ठीक है, तो वहां पर फिर ऑप्शन दिए थे, फिर उस हिसाब से आपको लगाना होता है कि 5वें नंबर का मंत्र कौन सा है। तो कौन सा है 5वें नंबर का मंत्र? बताइए। हाँ जी, स्क्रीन पर है, आप देखकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं। अब हम देखते हैं यहाँ पर आसनों का वर्णन, कौन कौन से स्टेप करने होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं और कौन से बेनिफिट हैं, है ना, किस आसन को करने से क्या लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले हमारा आता है प्रणामासन। प्रणामासन, इसमें जो है श्वसन की क्रिया हम क्या करते हैं, सामान्य श्वसन करते हैं, यानी कि इनहेल एक्सेल सामान्य रूप से करते हैं। ठीक है, और ध्यान हमारा होता है अनाहत चक्र पर। ठीक है, जब हम प्रणामासन कर रहे होते हैं तो हम ध्यान लगाते हैं अनाहत चक्र पर। क्या लाभ होता है, तो शारीरिक और मानसिक एकाग्रता आती है। ठीक है, पहला है हमारा प्रणामासन। प्रणामासन में हमारी श्वसन की क्रिया सामान्य होती है, ध्यान हम लगाते हैं अनाहत चक्र पर। और इसका बेनिफिट क्या है, क्या लाभ होता है इससे, तो शारीरिक और मानसिक एकाग्रता प्राप्त होती है। दूसरा स्टेप है हमारा हस्तोत्थान आसन। इसमें हम क्या करते हैं, श्वास भीतर की ओर लेते हैं, यानी कि अंदर की ओर लेते हैं, और ध्यान हमारा होता है विशुद्धि चक्र पर। ठीक है, हस्तोत्थानासन हमने किया, श्वास अंदर लिया, ध्यान हमने विशुद्धि चक्र पर लगाया। ठीक है, लाभ क्या होगा, तो इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है और बढ़े हुए वजन को ये कम करता है। और इसका मंत्र है ओम रवये नमः। ठीक है, पहला हम किए तो ओम मित्राय नमः, दूसरा हमारा हो गया ओम रवये नमः, तीसरा हमारा आता है पादहस्तासन। अब हमने श्वसन अंदर लिया, पादहस्तासन पर जैसे ही हम जाएंगे श्वसन बाहर कर देंगे, यानी कि श्वास जो है वो पूरे तरीके से एक्सेल कर देंगे, और ध्यान हमारा होगा स्वादिष्ठान चक्र पर। ठीक है, इससे क्या लाभ होगा, तो इससे उदर रोग और मोटापा जो है दूर होता है, साथ ही साथ रक्त संचार में सुधार होता है। ठीक है, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें जो है सुधार आता है, यानी कि वो पूरे तरीके से हमारे शरीर पर फैलता है। इसका जो मंत्र है ओम सूर्याय नमः। ठीक है, पादहस्तासन, इसमें क्या करना है, श्वास बाहर करना है, ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर लगाना है। ठीक है, मंत्र है इसका ओम सूर्याय नमः। ठीक है,
उदर रोग और मोटापा दूर होते हैं और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ठीक तरीके से होने लगता है। फिर चौथा स्टेप हमारा आता है अश्व संचालन। श्वास हमने बाहर किया था, अब अश्व संचालन में फिर से हम श्वास अंदर लेंगे और स्वादिष्ठान के बाद हम ध्यान कहाँ पर लगाएंगे? आज्ञा चक्र पर। अश्व संचालन में हमारा ध्यान कैसा होगा? आज्ञा चक्र पर ध्यान होगा। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा ये जो है अश्व संचालन की क्रिया। मंत्र होगा ओम भानवे नमः। ठीक है, क्या लाभ होते हैं इससे? तो अमाशय और पैरों की जो पेशियां होती है और तंत्रिका तंत्र ये जो है प्रभावित होती हैं। ठीक है, जो हमारे मसल्स हैं, पैरों के मसल्स हैं, जो काफ मसल्स हैं, पिंडलियां, वो प्रभावित होती हैं। ठीक है, उन पर खिंचाव आता है। फिर पांचवा स्टेप है हमारा पर्वतासन। पर्वतासन में फिर से हम श्वास बाहर करते हैं और ध्यान हमारा विशुद्धि चक्र पर लगता है। ठीक है, ध्यान हम कहाँ पर लगाएंगे? विशुद्धि चक्र पर। एक हमने हस्तोत्थान आसन में विशुद्धि चक्र पर ध्यान लगाया और दूसरा फिर से पर्वतासन पर हमारा ध्यान होगा विशुद्धि चक्र पर। इससे क्या लाभ होते हैं? मेरुदंड के ऊपरी भाग में रक्त संचार होता है। ठीक है, जो हमारा स्पाइनल एरिया है उस पर जो है रक्त का संचार सही तरीके से होता है। इसका जो मंत्र है ओम खगाय नमः। ठीक है, ओम खगाय नमः। फिर हमारा छठवां स्टेप आता है अष्टांग नमस्कार का। इसमें क्या करते हैं? हम श्वासों को बाहर ही रखते हैं। पर्वतासन में हमने श्वास बाहर किया और इसमें भी श्वासों को बाहर ही रखना है। ध्यान लगाना है मणिपुर चक्र पर। क्या लाभ होते हैं? तो पैर, बाजू और जो वक्ष स्थल है हमारा वो प्रभावित होता है। ठीक है, हमारे जो पैर हैं, बाजू हैं और वक्ष स्थल ये प्रभावित होते हैं। मंत्र है इसका ओम पुष्णे नमः। फिर आता है सातवां स्टेप भुजंगासन। ठीक है, भुजंगासन में क्या करना है? श्वास अंदर लेना है और ध्यान यहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र पर लगाना है। ठीक है, हमने पादहस्तासन में भी ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर लगाया था और भुजंगासन में भी ध्यान हमको कहाँ लगाना है? स्वादिष्ठान चक्र पर लगाना है। क्या लाभ होंगे इसके? तो जननांग, पाचन, यकृत, गुर्दा और एड्रिनल ग्रंथि जो है हमारी प्रभावित होती है। ठीक है, और इसका जो मंत्र है वो है ओम हिरण्यगर्भाय नमः। देखिए अब यहाँ से फिर से क्या होंगे? आसन जो है वो रिपीट होंगे, है ना। ध्यान हमको उसी चक्र पर ही लगाना है और लाभ भी वही होंगे, बस यहाँ पर जो मंत्र हैं वो सेम नहीं होंगे। ठीक है, मंत्र दूसरे होंगे, बाकी सब चीज सेम ही होगा। फिर से अब आता है हमारा भुजंगासन के बाद आठवां है पर्वतासन। पर्वतासन में फिर से हम श्वास बाहर करेंगे, ध्यान विशुद्धि चक्र पर लगाएंगे और पर्वतासन करेंगे तो क्या होगा? मेरुदंड के ऊपरी भाग में रक्त का संचार होगा। मंत्र होगा इसका ओम मरीचय नमः। फिर आता है अश्व संचालन। ये हो गया हमारा 9 स्टेप। इसमें श्वास अंदर करना है, ध्यान आज्ञा चक्र पर होगी और इसमें क्या लाभ होगा? तो अमाशय, पैरों की पेशियां और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होंगे। इसका मंत्र हो जाएगा ओम आदित्याय नमः। ठीक है, फिर हमारा 10वां स्टेप आता है फिर से पादहस्तासन। पादहस्तासन में क्या होगा कि श्वास हमको इसमें बाहर करना है और ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर लगाना है। ठीक है, और इसके लाभ होंगे उदर रोग, मोटापा और रक्त संचार में सुधार होगा, यानी कि मोटापा दूर होगा, उदर से संबंधित रोग जो है वो दूर हो जाएंगे और रक्त संचार में सुधार हो जाएगा। इसका मंत्र है ओम सावित्रे नमः। ठीक है, फिर आते हैं हस्तोत्थानासन। ये हो गया हमारा 11वां स्टेप। इसमें भी श्वास अंदर लेना है, ध्यान विशुद्धि चक्र पर, पाचन तंत्र मजबूत होगा और ये बढ़े हुए वजन को कम करता है। इसका जो मंत्र हो जाएगा ओम आर्काय नमः। ठीक है, फिर हमारा लास्ट स्टेप प्रणाम आसन। प्रणाम आसन में हमने क्या किया था? हमारी जो श्वसन की क्रिया होती है सामान्य होती है, सामान्य रूप से हम इनहेल एक्सेल करते हैं, ध्यान हमारा अनाहत चक्र पर होता है और इससे क्या लाभ होता है? तो शारीरिक और मानसिक एकाग्रता जो है बढ़ती है। ठीक है, जो कंसंट्रेशन पावर है वो इंक्रीज होता है और इसका मंत्र जो है वो ओम भास्कराय नमः। इस तरीके से यहाँ पर सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप होते हैं, 12 मंत्र हैं। ठीक है, चक्र वही है और यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही जो आसन है वो रिपीट नहीं होता है। कौन सा आसन रिपीट नहीं होता बताइए आप लोग? अष्टांग नमस्कार।
और एक आसन है, और कौन सा रिपीट नहीं होता? अष्टांग नमक और अश्व संचालन। अश्व संचालन तो अष्टांग और रिपीट होता है। पर दूसरे हाँ जी, भुजंग। वेरी गुड, ठीक है। अष्टांग नमस्कार और भुजंगासन, ये 2 आसन बस रिपीट नहीं होते हैं, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से 2 आसन जो हैं सूर्य नमस्कार में रिपीट नहीं होते हैं। बाकी जो हमारा प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन और पर्वतासन, ये जो है रिपीट होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो चक्र पर हमको ध्यान लगाना है, वो चक्र को अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि चक्र से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रणाम आसन में हम कौन से चक्र पर ध्यान लगाते हैं, भुजंगासन में हमारा ध्यान कौन से चक्र पर होता है, ठीक है। और श्वसन की क्रिया, तो इन तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इस साथ ही साथ ये जो मंत्र दिए गए हैं, इन मंत्रों को भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और जिनको याद ना हो तो रोज सूर्यदेव पर 1 लोटा जल चढ़ाइए और इन मंत्रों को रिपीट करिए, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही याद किया था, ठीक है। चलिए, तो क्लियर है ये हमारा सूर्य नमस्कार सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर कल करेंगे। कल से हम फिर आसनों की शुरुआत करेंगे, तो हमारा जो है इसमें का 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। सिलेबस में हम देखें तो हमारी जो सट क्रियाएं हैं ये कंप्लीट हो गई, और सूर्य नमस्कार। अब कल से हम आसन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं है डाउट? नो डाउट। चलिए, तो फिर मैं पूछती हूँ आप लोगों से। चलिए बताइए फिर, आज हमने कौन कौन सी क्रियाएं की?